तो ये नेसेसरी क्यों है? तो आज इसकी पूरी जानकारी लेंगे हम। तो आप एक चीज देखिए, अर्लियर कुछ सालों पहले तक रिस्क प्रोफाइलिंग की बात नहीं होती थी। कुछ सालों पहले यानी 20 15 20 साल पहले। और 15 20 साल पहले मेरी एक जर्नी, यूं देखिए, मेरा 20 साल पहले एक जर्नी स्टार्ट हुआ। और एक मजे की बात, मेरा सबसे पहला जर्नी जो है अपना करियर जर्नी, केलकटा में स्टार्ट हुआ था। केलकटा में मैं बड़ा बाजार में रहा करता था। ठीक है, लाल बाजार, बड़ा बाजार। तो वो गलियां याद भी आ जाती है। और आप सभी लोगों के बीच में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये सब चीजें जो आपके सामने प्रेजेंट कर पा रहा हूँ। आज मैं राजस्थान, जयपुर में निवास कर रहा हूँ। जयपुर और कोटा मेरा दोनों ही ऑफिस अवेलेबल है। तो आज हम ये बात कर रहे हैं रिस्क प्रोफाइलिंग की। तो रिस्क प्रोफाइलिंग क्या केवल एक रिस्क प्रोफाइलिंग क्वेश्चनर है या पूरा प्रोसेस है जो हमें फॉलो करना है? तो रिसेंट में जो सर्कुलर्स आए थे उनके अकॉर्डिंगली मैंने कुछ यहाँ पर आपके पूरे कंसेप्ट, प्रोसेस, उसको डिफाइन किए हैं इन स्टेटेड वे, कि आपको वो चीज समझ में आए। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि कोई अगर शहर छोटा होता है तो वहाँ ट्रैफिक के रूल तो सबके लिए है। लेकिन अगर कोई शहर छोटा है तो ट्रैफिक के रूल कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो प्रशासन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट स्ट्रिक्टिंग एवरीवन कि यार आप हेलमेट पहनिए, आप अपना सीट बेल्ट लगाइए। तो उनका कोई स्ट्रिक्टनेस होता नहीं है जब कोई शहर छोटा सा होता है। लेकिन जो शहर बड़ा होता है तो आपके वो जो रूल्स हैं वो स्ट्रिक्टनेस के साथ में फॉलो होने लग जाते हैं। तब हमें लगता है कि सरकार क्या कर रही है, सिर्फ चालान काटने में लगती है। हम वहां भी क्रिटिसिज्म करते हैं और हम यहाँ भी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। ये एक हमारे माइंड में एक प्रोस्पेक्टिव है। देखिए, रूल पहले से है, रिस्क प्रोफाइलिंग पहले से चल रहा है, असेसमेंट प्रोसेस पहले से है। ये कंप्लीट प्रोसेस पहले भी दिया है, कई साल पहले भी दिया है। यानी म्यूचुअल फंड की जब जर्नी चालू हुई आफ्टर 2013, काफी सारे प्रोसेसेस चेंज हुए। यू कैन नॉट कॉल्ड एज ए योर सेल्फ एज ए एडवाइजर, योर सेल्फ एज ए प्लानर, वेल्थ मैनेजर। ये तो आप कर ही नहीं सकते। लेकिन ये फिर जब एडवाइजरी की बारी आती है तब आप लोग क्या करें? जब एडवाइजरी की बारी आती है तब आप लोगों को, सबको वो प्रोसेस फॉलो करना होगा जो यहाँ पर प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है। यानी जो आपके एडवाइजरी, यानी एक इंसिडेंटल एडवाइजरी की रिक्वायरमेंट होगी। तो आज ये भी समझेंगे व्हाट इज इनटू द इंसिडेंटल एडवाइजरी। तो जब शहर बड़ा होता है तो सारी चीजें फॉलो होती है एज वेल। हमारा म्यूचुअल फंड मार्केट काफी छोटा था जब रूल्स पहले थे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन यानी हमारा सेबी रेगुलेटर या एमफी वो स्ट्रिक्टनेस के साथ में नहीं आता था। स्ट्रिक्टनेस नहीं होती थी तो हमें लगता था कि सब इजी है, चल रहा है। अब एकदम से ये रिस्क प्रोफाइलिंग ज्यादा क्यों हो रही है? क्योंकि हमारा शहर बढ़ता जा रहा है। 86 लाख करोड़ अप्रोक्सीमेटली, इफ आई एम राइट, लगभग 85 लाख करोड़ का जो मार्केट है ऑल ओवर, ऑल ओवर इंडिया में, वो काफी बड़ा हो गया। और हम बहुत तेजी से इस साल में हेड कर पाएंगे शायद 100 लाख करोड़, $1 ट्रिलियन का, 1 ट्रिलियन का मार्केट आप जो है रीच कर पाएंगे म्यूचुअल फंड में। बट से ह्यूज बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल्सो और इन मी ऑल्सो एज वेल। ऑल ओवर इंडिया जितने भी लोग हैं यहाँ पर, सबको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आपको फाइनेंशियल मार्केट में काफी बड़ा स्कोप नजर आता है। तो क्या रूल्स फॉलो नहीं होंगे? डेफिनेटली यहाँ पर रूल्स रेगुलेशन का स्ट्रिक्टनेस होना जरूरी हो जाएगा। बिकॉज लोग बढ़ जाएंगे, इन्वेस्टर्स काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। इन्वेस्टर्स के साथ साथ में हम डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हमारा तेजी से जो अयूम ग्रो कर रहे हैं, तो साथ में हम अपना जो प्रोसेसेस हैं उन्हें भी और रिफाइन करना होगा। वो रिफाइन करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट फॉर द रिस्क प्रोफाइलिंग और रिस्क असेसमेंट एवरीवन। क्योंकि रिस्क प्रोफाइलिंग ही क्यों, आज आज के लिए हम यहाँ पर बात करेंगे। और इस तरह के सेशंस आपके सामने लाता रहूंगा। और मैं, तो रिस्क असेसमेंट मैटर क्यों है? क्योंकि ये आपकी रेगुलेटरी की भी रिक्वायरमेंट है और दूसरा ऑडिट की रेटिंग के लिए भी रिक्वायरमेंट है। यानी दो चीजें तो हमारे को रेगुलेटरी पर्पज से है, और एमफी ऑडिट जब आता है, जब जो 100 करोड़ ऊपर है उनके लिए भी जरूरी है। ये दो चीजें तो जरूरी है। एक चीज आपने देखी होगी,
ये आपको भी खुद को प्रोटेक्ट करता है। और ये कैसे प्रोटेक्ट करेगा वो मैं भी आने वाले कुछ चैप्टर में आपको बता रहा हूँ कि आने वाले टाइम पर ये आपको प्रोटेक्शन देगा अगर आपने रिस्क असेसमेंट का पूरा प्रोसेस फॉलो किया है। एज वेल इन्वेस्टर को भी प्रोटेक्ट करेगा। उसको अनसुटेबल प्रोटेक्ट प्रोडक्ट लेने के लिए आप रोक लेते हैं अगर ये प्रोसेस फॉलो करते हैं। कई इन्वेस्टर्स को अच्छा लगने लगा है कि ये आज की तारीख में काफी अ, अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप कुछ अच्छा प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। इनिशियली थोड़ा सा पेन जरूर होता है, कि हमें हेलमेट लगाने को बोल दिया जाए और हमें बोल दिया जाए कि आपको सीट बेल्ट भी लगानी है, जब कई सालों तक हमने हेलमेट नहीं लगाई, ना सीट बेल्ट लगाई। आज एकदम से क्या हो गया कि आज नहीं है, कि काफी सालों का है। बस ये शहर बड़ा हो गया है, ये सिटी जो है काफी डेवलप हो गई है, डेवलप होती जा रही है। प्रोसेस तो लाने पड़ेंगे बॉस, और प्रोसेस लाने होंगे तो एवरी टाइम आपको अपने प्रोसेस के अनुसार पूरा फॉलो करना होगा। तो क्या चीज नहीं है, तो मेन चीज है विलिंगनेस और एबिलिटी। ये इन्वेस्टर्स की हमेशा सेम नहीं होती, बिकॉज हर किसी को पता इच्छा बहुत है, मार्केट में पैसा बहुत कमाना है। आपके क्लाइंट जो बोलते हैं ना कि हमें तो ऐसा कोई प्रोडक्ट बता दो जिसमें 20-25% का रिटर्न आ जाए, 50-30% का रिटर्न आ जाए, हमारे को ज्यादा बेटर वो मत दो कि बिल्कुल वरना तो हम एफडी में डाल देंगे जो बिल्कुल 8-10% का रिटर्न देगा, वैसा कोई प्रोडक्ट मत दो। लेकिन जब एक्चुअलिटी ग्राउंड पर जब पिक्चर जब बात आती है, ना उसकी कैपेसिटी होती है, ना उसकी पास में उसमें एबिलिटी एबिलिटी होती है, मीन उसकी इनकम नहीं है, उसकी सेविंग नहीं है, उसकी प्रॉपर उसके लोन्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं, डिपेंडेंट्स हैं, इमरजेंसी फंड्स हैं। ये जो उसने इमरजेंसी फंड्स की प्लानिंग नहीं कर रखी, ये सब चीजें जो है आपके क्लाइंट की विलिंगनेस तो हाई कर देगा। विलिंगनेस को तो वो रोक ही नहीं सकते, क्योंकि वो एज अकॉर्डिंगली विलिंगनेस तो उसकी हाई रहेगी। लेकिन एबिलिटी नहीं होने की वजह से वो रिस्क नहीं ले पाएगा। रिस्क नहीं ले पाएगा तो क्या होगा, जस्ट लाइक द लुक एट आउट द मार्च मार्केट। मार्च में जब से मार्केट टूटने लगा था, विलिंगनेस वाले भी ढीले पड़ गए। उसी टाइम क्या हुआ, पता लगा कि भैया वो मार्केट टूट जाएगा तो मेरा पोर्टफोलियो मैं निकल जाता हूँ। अरे आप क्या कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स को काफी क्लाइंट के फोन आने लगे होंगे। अगर आपको भी फोन आने लगे हैं ऐसे टाइम पर, मतलब जब मार्च का मार्केट अभी जब डाउन हुआ, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए यस। हाँ, हमें फोन आते हैं, प्लीज इस तरह के काफी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि हाँ हमें काफी फोन आए थे इन द मार्च सिनेरियो, कि जब मार्केट डाउन हुआ था, और जब मार्केट में डाउन फॉल आया, काफी सारा डाउन फॉल आया, तब हमें सबसे ज्यादा इशू हुआ। आप ये कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो और ये चीज, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? यस, गौतम, गौतम दा? यस। या ओ, ओके गुड। हाँ, तो मार्च का जो मार्केट गया उसमें फिर चीजें और समझ आई कि क्योंकि सबका दिल तो कहता है कि मेरा रिटर्न जो है बल्ले बल्ले आए, रिटर्न बहुत अच्छा हो, लेकिन मेरी वॉलेट जो है अफोर्ड नहीं करती, मेरा वॉलेट अफोर्ड नहीं करता, और मेरे को जरूरत भी नहीं होती। कई बार तो ऐसा होता है कि मेरे गोल्स कुछ अलग हैं। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन जरूरी है। तो दैट माई हार्ट, हार्ट क्यों जरूरी है, कि आपकी इच्छा कितनी होती है मार्केट में ऊपर नीचे हो जाए, आपकी मार्केट की रिस्क लेने की क्षमता कितनी है, आप मार्केट के फ्लक्चुएशंस को कैसे देखते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चनर आपके रिस्क प्रोफाइल में होने चाहिए। दैट इज नॉट ओनली अबाउट द रिस्क प्रोफाइल, इट इज अ कंप्लीट अबाउट द रिस्क असेसमेंट। तो रिस्क असेसमेंट करने के टाइम आप कुछ ऐसे क्वेश्चनर आपको क्लाइंट को पूछने होंगे। देर इज अ सर्टेन प्रोसेस, इन द कमिंग टाइम आई विल टेल यू द कंप्लीट प्रोसेस। प्रोसेस आपको पूरा बताने वाला हूँ। तो आपका दिल क्या कहता है कि मैं बहुत अच्छी रिस्क ले सकता हूँ, मुझे मार्केट का डाउनफॉल कोई इशू नहीं है, मुझे रिस्क लेना बहुत अच्छा लगता है, मार्केट के अप एंड डाउन से मुझे कोई डर नहीं लगता। ठीक है, अ, अगर नेगेटिव न्यूज आती है तो मैं खरीदने चल जाता हूँ। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो क्लाइंट से जनरली हम पूछते भी हैं वर्बली।
देन सेकंड जो सेक्शन आएगा वो सेक्शन होगा आपकी वॉलेट पर, क्लाइंट के वॉलेट पर। क्या उसकी कैपेसिटी अलाउ करेगी, क्या उसका इनकम एक्सपेंसेस अलाउ करेंगे, क्या उसके सेविंग है, उसके पास में इमरजेंसी फंड्स हैं, लोन है, उसकी फैमिली में डिपेंडेंट्स कितने हैं, अर्निंग मेंबर कितने हैं। ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि आपकी कैपेसिटी कितनी है। तो फर्स्ट इज द रिस्क टॉलरेंस, सेकंड इज द रिस्क कैपेसिटी, एंड द बोथ इज नॉट सेम। किसी का रिस्क टॉलरेंस हाई हो सकता है लेकिन कैपेसिटी नहीं होगी, किसी का टॉलरेंस नहीं होगा लेकिन कैपेसिटी उसकी बहुत ज्यादा होगी। तो हमें असरटेन करना है इन दोनों के बीच में कि वो रिस्क कितनी ले सकता है। ये मेजरमेंट है। ये मेजरमेंट आपको एक अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से आप ज्यादा अच्छे से गेन कर सकते हैं। वो तो है ही, लेकिन क्योंकि सेबी और एम्फी का रिक्वायरमेंट है और हमें अपना प्रोटेक्शन भी जरूरी है, तो इसे डॉक्यूमेंटेड भी करना होगा। हम करते बहुत अच्छा है बट हमें डॉक्यूमेंटेशन भी करना होगा। अंत थर्ड पार्ट इज द गोल। आपके रिस्क कैपेसिटी भी अच्छी है, टॉलरेंस भी अच्छी है, बट व्हाट अबाउट द गोल? गोल का क्या है? क्लाइंट का गोल अभी 1 साल बाद को उसको एक गाड़ी लेनी है। उसको गाड़ी का कीमत होगा 15 लाख रुपीज, 20 लाख रुपीज। और 20 लाख रुपीज के लिए वो कुछ पैसा जमा करना चाह रहा है, वो 10 लाख रुपया भी जमा करना चाह रहा है। आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे? यानी उसकी कैपेसिटी भी अच्छी है और टॉलरेंस भी अच्छी है, तो क्या सारा का सारा उसको एग्रेसिव एलोकेशन दे दें? फॉर आफ्टर 1 ईयर उसको एक गोल है कि उसको एक कार लेनी है, आफ्टर ए 1 ईयर उसके बच्चे की एजुकेशन में पैसा जाना है। तो रिक्वायरमेंट है क्या उसको इतना रिस्क लेने की? तो कौन सा एग्रेसिव एलोकेशन लेंगे या कौन सा आप कंजर्वेटिव एलोकेशन लेंगे? ये सब हमें डॉक्यूमेंटेड करने की जरूरत है। और जब डॉक्यूमेंटेड कंप्लीट होगा, ये तीनों आपके पास में कंप्लीट होंगे, हार्ट, वॉलेट एंड गोल। जब तीनों कंप्लीट होंगे तो ही एक रिस्क प्रोफाइल के क्वेश्चनर कंप्लीट बनते हैं। इट इज जनरली अबाउट 10 to 12 क्वेश्चन सफिशियंट। अगर आप चाहें तो और ज्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन 10-12 क्वेश्चंस में आप सफिशियंट है, पूछ सकते हैं किसी भी क्लाइंट को। और उसकी नॉर्मली जो रिस्क प्रोफाइल असेसमेंट है, वो एक आइडिया लगा सकते हैं कि कस्टमर का सोच क्या होगा, कस्टमर की अलाइनमेंट क्या होगी, उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी क्या होगी। वो आपको यहाँ पर सोचना होगा। ये आपको पूरा 10-12 क्वेश्चंस में पता लग जाता है। और यू कैन डिफाइन यूर क्वेश्चन। हमें नहीं, ये जो क्वेश्चंस हैं आप अपना अप्रोप्रिएट क्वेश्चन निकालें। ये हमारा कोई अपना कोई सेट फॉर्मेट नहीं होता, यानी किसी कोई सॉफ्टवेयर का सेट फॉर्मेट नहीं है। आप 10-12 क्वेश्चन खुद से डिजाइन कर सकते हैं जिसमें आपका रिस्क टॉलरेंस, रिस्क कैपेसिटी और रिस्क रिक्वायर्ड तीनों का कॉम्बिनेशन प्रॉपर हो जाना चाहिए और वो प्रॉपर ही काम करेगा। और उस रिस्क प्रोफाइलिंग में आपको वो सारी चीजें ध्यान रखनी है। उन 10-12 क्वेश्चन में, टोटल 10 to 12 क्वेश्चन इज सफिशियंट, मोर देन सफिशियंट। तो उसमें आपको ये 4 चीजें ध्यान रखनी है। फर्स्ट इज द एपेटाइट ऑफ रिस्क ऑफ द क्लाइंट। उसका जो रेटिंग, यानी उसकी क्वेश्चनर से ये निकालिए कि उसका मार्केट ड्रॉप या मार्केट चढ़ने पर उसका रिएक्शन कैसे होगा। मार्केट में अगर पैनिक डाउनफॉल आता है तो उसका रिएक्शन कैसे होगा, ये थोड़ा उसका जानने की कोशिश करिए। सेकंड, इन्वेस्टमेंट गोल उसका निकाल के रखिए कि उसका लॉन्ग टर्म गोल है, शॉर्ट टर्म गोल है, या अलोकेशन कहाँ से होगा। थर्ड, टाइम ओरिजन क्या होगा, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। गोल आपने डिफाइन कर लिया, जैसे कि आपका रिटायरमेंट गोल है या फिर बच्चे की एजुकेशन है। वो गोल के टाइम ओरिजन यहाँ पर आप डिफाइन कीजिए। ये गोल का टाइम ओरिजन है और इसकी रिक्वायरमेंट है। ये शॉर्ट टाइम के लिए, मीडियम टाइम एंड लॉन्ग टाइम। लास्ट इज द फाइनेंशियल पोजीशन, यानी उसके इनकम, एक्सपेंसेस, लोन्स, डिपेंडेंट्स, उसकी और कोई फ्यूचर इमरजेंसी, इमरजेंसी फंड, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट। ये सब चीजें एनालाइज करने के बाद, यानी आपके ये 3 सेक्शन तो आपके हर किसी रिस्क प्रोफाइलर में होने चाहिए। और 4, आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है जो हर किसी रिस्क असेसमेंट में आपको एनालाइज करने की जरूरत है। एनालाइज करने की जरूरत है हमेशा। क्लाइंट का जब ये आप एनालाइज कर लेते हैं
तब आप उसको एक रिस्क स्कोरिंग देते हैं। अच्छा, रिमेंबर वन थिंग, risk profiler must be separate from sales. Actually, in the section of 16.6.1, in the SEBI clause, SEBI master circular, अगर आप उसमें देखेंगे तो उसमें क्लियर कट लिखा है कि एक एमएफटी का सेल्स से रिस्क असेसमेंट सेपरेट होना चाहिए, यानी वो अनबायस्ड होना चाहिए। सेपरेट का मतलब हो गया अनबायस्ड, अनबायस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा पार्टी है उसके लिए रिस्क प्रोफाइलर के क्वेश्चन अलग कर दिए और नीचा कोई छोटा सा पार्टी है उसके लिए रिस्क प्रोफाइलर क्वेश्चन डिफरेंट कर दिए। इट मीन सेपरेट फ्रॉम सेल्स का मीनिंग हो गया यहाँ पर आप सेल्स की सोच से अलाइन मत करिए उसको, इसे एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेकर आइए और हर क्लाइंट हर कैटेगरी के लिए वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाइए जो कि लिए सबके लिए सूटेबल हो। आप ये भी कर सकते हैं कि जॉब वालों के लिए एक अलग टाइप का रिस्क प्रोफाइलर हो और जो बिजनेसमैन हो उनके लिए अलग टाइप का हो, या एक प्रोफेशनल्स हो उनके लिए अलग टाइप का रिस्क प्रोफाइल हो। बट उसमें अनबायस्ड नहीं हो कि पर्टिकुलर कोई मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के लिए कुछ डिफरेंट रिस्क प्रोफाइलर होगा। डोंट डू डेट। हाँ, कैटेगरी वाइज यू कैन डू एंड द डिफरेंट रिस्क प्रोफाइलर, यानी अगर आप चाहें तो जॉब वालों का और बिजनेसमैन का डिफरेंट रख सकते हैं, बट इट इट शुड बी ऑल्सो स्टैंडर्ड। तो अब जब हम वापस आते हैं कि जब हमने रिस्क प्रोफाइलर किया उसका, तो रिस्क प्रोफाइलर करके करें क्या। रिस्क प्रोफाइलर का मीनिंग है यहाँ पर आपने उसकी फाइनेंशियल पोजीशन जान ली है, उसकी विलिंगनेस जान ली है और उसकी गोल के बारे में भी आइडिया लिया है, पूरा गोल समझा है उसका। जब सारा गोल समझ लिया, अब आप यहाँ पर एडवाइजरी रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अब आप यहाँ कहेंगे कि एडवाइजरी रिलेशनशिप तो हमारे ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं है, बिकॉज एडवाइजरी रिलेशनशिप तो जो काम है वो एडवाइजर का है और वी आर नॉट आर आई ए। डेफिनेटली यू आर नॉट आर आई ए, बट यू हैव टू डिफाइन योर सेल्फ एज ए एडवाइजर, इंसिडेंटल एडवाइजर, जिनका काम है रिस्क असेसमेंट जानने का, क्लाइंट की रिस्क प्रोफाइल जानने का और रिस्क कैटेगरी जानने का। सेकंड, रिकमेंडेशन देने का जो कि इस रिस्क प्रोफाइलर के अकॉर्डिंगली फिट बैठ रहा है। ज्यादा पूरा हमें पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है और वो हम कर भी नहीं सकते इन द कंप्लीट एडवाइजरी रिलेशनशिप। जब हम बात कर रहे हैं फॉर द म्यूचुअल फंड और एस आई एफ जर्नी भी इसी में इंक्लूड है, फॉर म्यूचुअल फंड एंड एस आई एफ, तो आप उसके नीड के अकॉर्डिंग, उसकी विलिंगनेस के अकॉर्डिंग और उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली जो आपने रिकमेंड किए हैं, वो जो कैटेगरी रिकमेंड की है और जो फंड रिकमेंड किए हैं वो उसी की कैटेगरी में फिट हो जाने चाहिए। एक्सेप्शन अलाउड नहीं है। इन केस अगर क्लाइंट बोलता है कि नहीं हमें एक्सेप्शन दीजिए, हमें आप एक्सेप्शन बताइए कि सिर्फ एग्जीक्यूशन ओनली, यानी क्लाइंट खुद आके बोलता है कि मुझे स्मॉल कैप दे दो बॉस, आई एम सिंस आई एम द मॉडरेट इन टर्म्स ऑफ यूर रिस्क प्रोफाइलर, मुझे पता नहीं। क्लाइंट बोलता है कि आपका मुझे एक स्मॉल कैप फंड दे दो, देन एडवाइजरी तो फेल हो गया वहां पर। नहीं, वहां पर आपको एग्जीक्यूशन ओनली रिलेशनशिप लानी पड़ेगी, उससे कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी कि आप एग्री करते हैं कि जो आपकी रिस्क प्रोफाइलर है वो मॉडरेट है और प्रोडक्ट कैटेगरी इज द जो आपका एग्रेसिव है, हाईली एग्रेसिव। तो ये मैच नहीं कर रहा है, इसकी रिस्क आपको पता है। ये हम आगे आने वाले स्लाइड्स में आपको ये कवर कर रहे हैं, और द एग्जीक्यूशन रिलेशनशिप ये आपको प्रॉपरली टैग करना होगा। अब ये केवल एक सिंगल प्रोसेस नहीं है कि केवल क्वेश्चन पूछ लिया चलो हमने तो हमारा काम कर लिया, बिकॉज सेबी ने कहा था हमें, पूछ भी लिया। फर्स्ट आपको एक राइट क्वेश्चन यानी 10-12 क्वेश्चंस आपको पूछने तो होंगे ही होंगे। उसके बाद ये टोटल 7 स्टेप प्रोसेस है। 7 स्टेप प्रोसेस के बाद में 8वां स्टेप है, इनकेस अगर ये वाला स्टेप फॉलो नहीं हो रहा है तो 8वां स्टेप है। इट्स ए कंप्लीट पैकेज ऑफ रिस्क असेसमेंट, इट इज नॉट ओनली द सिंगल स्टेप। तो वेरी फर्स्ट आस्क द राइट क्वेश्चन, जो कि 10-12 क्वेश्चन होंगे। देन द जनरेट स्कोर्स, आप एक अपना स्कोरिंग नंबर लगा लीजिए कि एग्रेसिव में आपका लेट सपोज आपने 10 क्वेश्चन पूछे, 10 क्वेश्चन में 4 ऑब्जेक्टिव थे टोटल। 4 ऑब्जेक्टिव में जो हमेशा चौथा नंबर है वो 4 नंबर का था,
और पहला नंबर था वो 1 नंबर का था, ठीक है। तो 4 और 1 में आपने टोटल लगा लीजिए, तो टोटल 40 इज द हाईली एग्रेसिव, और 1 इज द मतलब 10 इज द लोएस्ट कंजर्वेटिव। तो 40 इज द हाईएस्ट एग्रेसिव और लोएस्ट, वो नंबरिंग आपको देनी होगी। नंबरिंग के अनुसार आप इसमें कैटेगरी डिफाइन कर लीजिए। कैटेगरी क्या है? आप मॉडरेट रखिए, मॉडरेट के बाद कंजर्वेटिव रखिए, एग्रेसिव रखिए, हाईली एग्रेसिव रखिए। 4 कैटेगरी कीजिए, 5 कीजिए, 6 कीजिए, अकॉर्डिंग टू यू डिसाइड। ये स्टैंडर्ड होना चाहिए बॉस, ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि स्टैंडर्ड होना चाहिए। यू कैन नॉट चेंज एवरी टाइम फॉर द क्लाइंट मैनर। आपने क्लाइंट के सामने गए और एकदम से चेंज कर दिया अपने आप को, ऐसा मत कीजिए। ये स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्कोरिंग कीजिए, स्कोरिंग करके आपका क्लाइंट डिक्लेरेशन पे साइन कराइए, जो एक डिक्लेरेशन है स्टैंडर्ड कि हाँ उसने रिस्क प्रोफाइलिंग पढ़ ली है, वो म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क का वो जानता है। आप कमीशन बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटर हो, ये ध्यान रखिएगा, इंश्योर कीजिएगा कि क्लाइंट को ये पता हो कि यू आर द कमीशन बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटर। वो डिक्लेरेशन में आ जाना चाहिए, रिटर्न नॉर्म, रिटर्न फॉर्मेट। आप कमीशन बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटर हो, उसकी एक कैटेगरी असाइन होती है, कमीशन बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटर हो, और उसे सारी रिस्क पता है कि म्यूचुअल फंड कैसा है। डिस्ट्रीब्यूटर की केवल एक ड्यूटी है कि मेरा रिस्क असेसमेंट कर ले। अगर मैं कोई सेपरेट फंड लेता हूँ तो वो एग्जीक्यूशन ओनली में जाएगा। तो क्लाइंट ने वो डिक्लेरेशन साइन किया, आप जैसे ही डिक्लेरेशन साइन कर दिया, एक कैटेगरी उसको असाइन कर दीजिए, एक रिस्क कैटेगरी असाइन करके एक सुटेबिलिटी मैट्रिक्स के अनुसार उसका बास्केट या उसका प्रोडक्ट डिजाइन कीजिए। डिजाइन करके उसे आप मेल भेजिए या उसका भेजिए, बताइए कि आपकी फंड ये अवेलेबल हैं और ये आप कर सकते हैं। देन एग्जीक्यूट द ऑर्डर। एग्जीक्यूशन द एग्जीक्यूशन आप चाहें तो एनएससी बीएससी किसी भी प्लेटफॉर्म से कीजिए, उसमें कोई इशू नहीं। तो टोटल 7 स्टेप प्रोसेस फॉर द रिस्क असेसमेंट इज द डन। ये कंप्लीट पैकेज है, कंप्लीट इसको पूरा एक असेसमेंट प्रोसेस है जो एवरी एमएफडी इसको फॉलो करना होगा। यानी आपका रिस्क, राइट क्वेश्चन, स्कोरिंग, डिक्लेरेशन और रिस्क कैटेगरी। तो फर्स्ट 4 इज द स्टैंडर्ड। अगर उसे ट्रांजेक्शन नहीं लगाना है तो भी पहले 4 तो कर ही लीजिए। पांचवा तब करना है जब वो कुछ इन्वेस्टमेंट करने को आता है, 5 6 7 वो इन्वेस्टमेंट करने को आता है, तो देन 5 6 7 स्टेप फॉलो करना है। अगर वो क्लाइंट बोलता है कि प्रोडक्ट अनसूटेबल है, और क्लाइंट आपको बोलता है कि मुझे एग्रेसिव में जाना है और मैं मॉडरेट हूं, तो ये प्रोडक्ट अनसूटेबल है, अनसूटेबल का डिक्लेरेशन देना होगा। और अनसूटेबल का डिक्लेरेशन कैसे लेना होगा वो हम इसको समझेंगे। अगेन इसको समझते हैं वापस। रिस्क प्रोफाइलर के वही 4 पैरामीटर्स का ध्यान रखिए, और 3 पिलर्स जो हैं, रिस्क टॉलरेंस, रिस्क कैपेसिटी एंड रिस्क रिक्वायर्ड। ये सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए आप रिस्क प्रोफाइलिंग के क्वेश्चन डिजाइन कीजिए, जिसमें उसकी पर्सनल एंड फाइनेंशियल डिटेल हो, गोल एंड टाइम होरिजन हो, उसके इन्वेस्टमेंट का गोल एंड टाइम, बिहेवियरल क्वेश्चन हो। बिहेवियरल क्वेश्चन इज मैंडेटरी। ध्यान रखिएगा कि अगर इन्वेस्टमेंट ड्रॉप होता है, कैसे होता है, वो क्लाइंट कैसे फील करेगा, दैट इज द बिहेवियरल क्वेश्चन। एंड द नॉलेज एक्सपर्टाइज, ये आपकी जरूरी है। तो आपका ये यहाँ पर आ, उसको क्वेश्चन पूछ लेने चाहिए। बिहेवियरल क्वेश्चन के साथ साथ में उसकी इन्वेस्टमेंट के बारे में कितनी जानकारी है, वो रिस्क को लेकर कैसा फील करते हैं, वो सारे आपने क्वेश्चंस पूछे। ये पेपर पे लीजिए, डिजिटल पे लीजिए, जोहो फॉर्म बनाइए, गूगल फॉर्म बनाइए, लेकिन ये वर्बल नहीं हो। मैंने कई लोगों का जो है डीडीक्यू देखा था, उन्होंने डीडीक्यू में लिखा है कि हम वर्बल कर लेते हैं। वर्बल इज नॉट अलाउड बाय द सेबी और एमपी, क्योंकि वर्बल का कोई रिकॉर्ड नहीं है। और इट कैन नॉट बी प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द डेट रेगुलेटर और डेट एज वेल एज क्लाइंट से भी आपको प्रोटेक्शन नहीं दे पाएगा वो क्यों है वो अभी आप आता हूं मैं अभी आप। देन आप इसको नंबरिंग दे दीजिए। नंबरिंग देकर एक टोटल आपने ले लिया कि 10 से 50, 10 से 40 तक आपका स्कोरिंग नंबर हो गया। नंबरिंग देकर आप उसका कैटेगरी डिफाइन कर लीजिए, और एक डिक्लेरेशन जरूर साइन कीजिए। अब डिक्लेरेशन में क्या है कि मेरा रिस्क असेसमेंट आ चुका है, मैं समझ चुका हूँ, क्लाइंट एग्री कर चुका है कि ये रिस्क असेसमेंट जो है फ्यूचर में जो है पूरा उसको मान्य होगा। कोई उसको डाउट नहीं है। मार्केट रिस्क डॉक्यूमेंट, कमीशन स्ट्रक्चर उसको सब पता है। और कमीशन स्ट्रक्चर का सेबी सर्कुलर में बार बार बोला जाता है कि डिस्ट्रीब्यूटर हैव टू इन्फॉर्म द क्लाइंट
that you are the commission based distributor and the product commission the client has to be know. क्लाइंट को सारी चीजें पता होनी चाहिए। आपने उसको बोला है तो ये उससे डिक्लेरेशन पे साइन जरूर होना चाहिए। एंड देन रिटेंशन ऑथराइजेशन वो पूरा आपने ले लिया, आपने उसका ऑथराइजेशन ले लिया कि हाँ ये करिए। एटलीस्ट 1-2 साल में या कोई मेजर लाइफ इवेंट में ये रिस्क प्रोफाइलिंग और डिक्लेरेशन वापस से फॉलो कीजिए। एटलीस्ट 2 साल तो कम से कम, मतलब 2 साल तो बहुत ज्यादा है, 2 साल से पहले भी कर सकते हैं। या कोई मेजर लाइफ इवेंट हो, मेजर लाइफ इवेंट लाइक किसी का घर में मैरिज हो गया है, शादी हो गया है, बच्चा आ गया है, किसी के घर में डेथ हो गया है, किसी का इनकम डाउन हो गया है, किसी का इनकम ऊपर हो गया है, किसी के पास में मनी आ गया है, किसी का मनी लॉस हो गया है। तो ऐसे कई सारे सरकमस्टेंसेस हो सकते हैं जहां पे उसका रिस्क प्रोफाइलिंग चेंज हो सकता है। तो ये वापस से आपको साइन करवाना होगा, वापस ये प्रोसेस फॉलो करना होगा। देन आपकी रिस्क कैटेगरी असाइन कीजिए, कंजर्वेटिव, मॉडरेट, बैलेंस और ग्रोथ, एग्रेसिव, वॉट एवर यू वांट। आप अपनी 4-5 कैटेगरी बनाइए, टोटल 4-5 कैटेगरी। आप चाहें तो ये कैटेगरी भी ले सकते हैं, ये कैटेगरी को बनाइए और इन कैटेगरी के अनुसार अपने फंड को अलोकेट करवाना है, ये आप दीजिए। जब आपका डिक्लेरेशन हो गया, स्कोरिंग हो गया और रिस्क प्रोफाइलिंग क्वेश्चनर हो गया, अब आता है आपका कैटेगरी आपने दे दी। कैटेगरी देने के बाद में एक, जब वो कहता है कि नो आई एम रेडी टू गो फॉर इन्वेस्टमेंट, कुछ एसआईपी करनी है, कुछ लमसम करने हैं, अकॉर्डिंग टू दैट गोल प्लानिंग ऑफ दैट पर्सन, आप उसका इक्विटी, गोल्ड और हाइब्रिड पूरा डिफाइन कीजिए अकॉर्डिंग टू दैट कैटेगरी। अगर उसका टाइम होरिजन ज्यादा है ग्रोथ के अनुसार, इक्विटी पार्ट ज्यादा रखिए, डेट पार्ट थोड़ा सा फिर कम कीजिए, हाइब्रिड पार्ट यू कैन कीप ऑल्सो। तो इस तरह से आप उसका प्लानिंग कर लीजिए। ये सुटेबिलिटी मैट्रिक्स आप लोगों की अपनी होनी चाहिए। ये दिस इज माई ओनली फॉर्मेट, मैं डिस्प्ले के पर्पज से ये फॉर्मेट बनाया, लेकिन आपने अपना फॉर्मेट खुद ही डिजाइन करना है, खुद ही असर्टेन करना है कि मैं ग्रोथ या बैलेंस कैटेगरी के इन्वेस्टर को या मॉडरेट कैटेगरी का इन्वेस्टर को कितना मैं इक्विटी दूंगा, कितना डेट दूंगा, कितना हाइब्रिड दूंगा। यू हैव टू डिजाइन योर ओन। जब ये डिजाइन होता है उसके बाद आप उसको एक लिस्ट प्रोवाइड करें कि भाई आप ग्रोथ में आते हैं या बैलेंस में आते हैं तो बैलेंस एडवांटेज फंड है, लार्ज कैप फंड है, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है। अब अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज, ये लिस्ट आप यहाँ पे परसेंटेज वाइज अलोकेट कीजिए। स्मॉल कैप, मिड कैप देना है तो जो क्लाइंट है वो मस्ट बी इन द एग्रेसिव। इस तरह से करिए कि वो क्लाइंट एग्रेसिव मोड में हो, तभी उसे स्मॉल कैप, मिड कैप ऑफर करें। अदरवाइज आप फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप तक ही ग्रोथ में ऑफर करें, या और अच्छे से आप इसे डिजाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ये क्यूरेटेड फंड लिस्ट। आप अपनी डिजाइन करिए। एक चीज और ध्यान रखिए, जो डिस्ट्रीब्यूटर सबसे ज्यादा जो गलती करते हैं, वो गलती है कि यहाँ पर लार्ज कैप के साथ में वो एक एक फंड बोल देते हैं कि लेट सपोज XYZ लार्ज कैप, इस कैटेगरी में XYZ लार्ज कैप है, ABC का फ्लेक्सी कैप है और BAD का लार्ज एंड मिड कैप, ये ले लीजिए बोस। एक एक फंड ऑफर नहीं करना है। अगर रिटर्न मोड में हो रहा है तो आपको दो तीन फंड होने चाहिए। आप मेरा माउस यहाँ पर देख रहे हैं, तो कम से कम 2-3 फंड होने चाहिए आपकी कैटेगरी के क्लाइंट को आपको असाइन करने के लिए। क्लाइंट को चॉइस जानी चाहिए। और ऐसे हम काफी सारे जब वेबिनार करते हैं, जब बताते भी हैं कि आप 2-3 फंड की आपको स्पेसिफिकेशन पता होनी चाहिए, उनके पास रिटर्न्स, उनके इंफॉर्मेशन रेशियो, उनके सोटिनो। अगर क्लाइंट ने पूछा कि ये 2-3 फंड में से कौन सा लूं और कौन सा ही, ये 2-3 फंड ही क्यों, इनकी क्वालिटी बताइए, तो आपको प्रोडक्ट क्वालिटी पता होनी चाहिए। प्रोडक्ट की एडवाइस नहीं कर रहे हैं आप, क्योंकि हम यहाँ पर किसी एक चीज में बायस नहीं है। एडवाइस जो है वो सिंगल प्रोडक्ट की होती है। मैं यहाँ सिंगल प्रोडक्ट नहीं दे रहा हूँ, क्यूरेटेड बास्केट दे रहा हूँ। क्यूरेटेड बास्केट का मतलब हो गया आपका मल्टीपल फंड ऑफर किए हैं इन द मल्टीपल कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू योर जो रिस्क प्रोफाइलिंग, आपने रिस्क असेसमेंट किया, उसके अनुसार हमने ये डिजाइन किया हुआ है, हम ये ऑफर करते हैं। हाँ, बियॉन्ड द क्लाइंट
एग्री है कि वो दूसरा जा सकता है, उसके लिए हम प्रोसेस देख रहे हैं। आप अभी देखिए, थोड़ी देर में वो प्रोसेस भी बता रहा हूं। जब क्लाइंट एग्री कर गया है तो आप इसका एग्जीक्यूशन कीजिए और अपने ऑर्डर प्लेस कीजिए। ऑर्डर प्लेस करते टाइम उसका रेशनल जो रखना चाहें आप रख दीजिए कि हाँ, क्लाइंट की रिस्क कैटेगरी और क्यूरेटेड लिस्ट के अकॉर्डिंगली वो ओके, रेशनल है। ऐसे कंफर्मेशन आने पर ये सब चीजें, तो यहाँ तक तो ठीक है, आपने उसका एडवाइजरी मोड भी फॉलो कर लिया है। अगर आप किसी डीडीक्यू फॉर्मेट में हैं तो वहां भी आप इसका एडवाइजरी मोड पे ही मेंशन कीजिए। विदाउट एडवाइजरी ये नहीं होगा। विदाउट ये सिर्फ आप उसको एक क्यूरेटेड लिस्ट दे रहे हैं, तो एक हम अनबायस्ड हैं किसी के लिए। अब आते हैं हम इस पर नेक्स्ट, व्हाट इफ ओनली द एग्जीक्यूशन। जब मैं ओनली एग्जीक्यूशन की बात करता हूं तब क्या होगा? मतलब क्या है कि मेरा क्लाइंट अब वो प्रोडक्ट लेना चाहता है जो कि उसके रिस्क असेसमेंट में फिट नहीं बैठ रहा है। ठीक है, तो क्लाइंट को आप एक डिजिटल नोट इशू करिए कि डिजिटल नोट या फिजिकल नोट में भी, दोनों में से नोट इशू करिए कि बॉस, यू हैव नॉट टेकिंग कैपेसिटी ऑफ द रिस्क। आपके पास में वो रिस्क कैपेसिटी नहीं है, रिस्क टॉलरेंस नहीं है, लेकिन आप वो चूज कर रहे हैं। ओके, कौन सा प्रोडक्ट? लेट सपोज एबीसी स्मॉल कैप आप चूज कर रहे हैं और आप हैं मॉडरेट कैटेगरी। तो एबीसी स्मॉल कैप आप चूज कर रहे हैं, आप एक मॉडरेट कैटेगरी के इन्वेस्टर हैं। क्लाइंट को लिख दीजिए ईमेल पर, साइंड फॉर्म पर, और क्लाइंट को बोलिए कि हम आपको बता दें ये बहुत रिस्की प्रोडक्ट है, आपकी प्रोफाइल को ये सूट नहीं करता है। अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हमें आप डिक्लेयर कीजिए। आपको एक चीज और बता दें, म्यूचुअल फंड के रिस्क डिस्क्लेमर सिड साई किम सारी सेबी की वेबसाइट पर अवेलेबल है। वो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आप इशू करवा सकते हैं। और प्रोडक्ट की रिस्क बहुत हाई है, ये आपको शायद सूटेबल नहीं होगा। हम कमीशन बेस्ड हैं, ये विदाउट एडवाइस हम आपको बता रहे हैं कि आप स्मॉल कैप ले लीजिए, आप मिड कैप ले लीजिए, विदाउट एडवाइस है। तो आप ये ले रहे हैं, अपनी रिस्क पे ले रहे हैं। उसको एक रिटर्न कंफर्मेशन दिया, देन अपना एग्जीक्यूशन मोड पर उसे टैगिंग कर दीजिए। और इस तरह का ये कुछ फॉर्मेट है, अगर कुछ लोग लेना चाहें तो ये फॉर्मेट है। फॉर्मेट ये रहा, बेस्ड ऑन योर रिस्क प्रोफाइल रिकॉर्ड विद अस, द रिस्क अबव स्कीम डज नॉट मैच योर रिस्क कैटेगरी, scheme document said scheme and related risk factor have been explained. Mutual fund is subject to market risk. Past performance is not for the future return. Our commission structure has been shared with you. या हम कमीशन बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हमारा कमीशन स्ट्रक्चर हमारी वेबसाइट पर है। तो हमने इस तरह से ये लिख दिया है। ये आपने फिर भी चीज, अगर ये इन्वेस्टमेंट चूज किया है तो एग्जीक्यूशन ओनली में हम इसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और ये रिटर्न नोट होता है तो क्लाइंट कभी भी कंप्लेंट नहीं करेगा। और ये क्यों क्यों बोला जा रहा है, आप इस प्रोसेस को समझिए कि प्रोसेस की रिक्वायरमेंट क्यों। क्लाइंट है 60-65 ईयर एज, 70 ईयर एज। आपने स्मॉल कैप बताया या क्लाइंट ने खुद ने भी बोला कि स्मॉल कैप लेना है, देन स्मॉल कैप लेकर आपने क्लाइंट को बेच दिया। अभी एमफी से लेटर आता है या एएमसी से लेटर आएगा आपको कि हमारा स्मॉल कैप के लिए क्लाइंट को आपने बेचा, तो स्मॉल कैप के लिए आपके पास क्या प्रोसेस था, क्लाइंट को ये स्मॉल कैप क्यों दिया? तब आप क्या कहेंगे? क्लाइंट ने ही हमें बोला था, फोन करके बोला था। और गलती से अगर किसी एएमसी ने बोल दिया कि ठीक है, हम क्लाइंट से कंफर्म करते हैं, क्लाइंट से अगर वो कंफर्मेशन के लिए चले गए कि बॉस ये किसने बेचा था, देन क्लाइंट का रिप्लाई क्या होगा? आप आप खुद बता सकते हैं कि क्लाइंट का रिप्लाई क्या होगा। क्लाइंट डेफिनेटली वहां पर ये बोलेगा, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर है, हमारा एडवाइजर जो है, वही हमें बोलता है और वही हमें ले लेते हैं, हम बॉस अपनी मर्जी से नहीं लेते हैं। देन आपके ऊपर एक पेनलाइज क्लोज लग सकता है कि आपने उसकी रिस्क प्रोफाइलिंग नहीं करी। अपार्ट फ्रॉम उसका 60-65 एज है, फिर भी आपने उसका जो है हाईली एग्रेसिव फंड बेच दिए।
अगर आपके पास में ये अनसुटेबिलिटी नोट है, अनसुटेबिलिटी लेटर है जो क्लाइंट से साइन करा लिया आपने, ठीक है, तो फिर आप यहाँ पर बच जाएंगे कि बॉस देखो हमने क्लाइंट से साइन करवाया था, हमने बताया था कि उसके लिए सूटेबल नहीं है, क्लाइंट ने अपनी मर्जी से लिया है। ये हमें भी प्रोटेक्शन दे रहा है। बहुत सारे केसेस में मैंने ऐसा देखा है कि क्लाइंट के पास में, क्लाइंट की जब डेथ हो जाती है, उसके बेटे या बेटी जो भी, उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, जनरेशन आके डिस्ट्रीब्यूटर को ब्लेम कर रही है कि मेरे पापा को ये आपने इतने एग्रेसिव फंड क्यों दिए थे, पापा तो शेयर मार्केट में आते ही नहीं थे। तो वो आपको ये कहेंगे कि नहीं बेटा वो हमारे रिलेशन अच्छे हैं। तो रिलेशन अच्छे होने से काम नहीं होगा, बस डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंटेशन के मामले में आप ये चीज वापस नोट करिए, जो हमें ये प्रोसेस फॉलो करना है, हमें क्वेश्चनर फॉलो करने हैं, रिस्क स्कोरिंग फॉलो करनी है, डिक्लेरेशन फॉलो करने हैं। डिक्लेरेशन क्या होना चाहिए वो भी आपको स्क्रीन में दिखाऊंगा। रिस्क कैटेगरी फॉलो करनी है, सुटेबिलिटी मैट्रिक्स फॉलो करनी है, क्यूरेटेड लिस्ट उसको देनी है, और ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है। जब ये सारा काम आप एक प्रोसेस में समझ जाएंगे, और इट इज वेरी शॉर्ट प्रोसेस, बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है, बहुत शॉर्ट प्रोसेस है, ये अगर फॉलो कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि इसके बाद अगर कोई क्लाइंट बोलता है कि मुझे अनसुटेबल प्रोडक्ट, यानी उसका रिस्क कैटेगरी से बियॉन्ड प्रोडक्ट चाहिए, तो अनसुटेबल नोट कैसा होना चाहिए, ये आपने फॉलो कर लिया। ये अनसुटेबिलिटी का नोट आपको दिखा रखा। अभी मैं आपको एक इसी स्क्रीन पर आपको एक चीज दिखाने वाला हूँ, सेबी लेटर। ये एक सेबी का लेटर है, जो कि सेबी के द्वारा इशू किया गया था टूवर्ड्स एमपी, एमपी को लेटर इशू किया गया था इन द 2025, जनवरी 2025 में ये इशू हुआ था। इस लेटर में क्या लिखा है आप पढ़िए। फर्स्ट, this is the thematic examination undertaken by SEBI on suspect mis-selling for the certain fund like small cap, retirement fund, close-ended fund, senior citizen fund, two senior citizen, two senior citizen, two retirement fund, two minors, two retirement fund, two known individual by so and so period। सेबी ने एमफी को क्या लिखा है कि थीमेटिक एग्जामिनेशन करना है। ये सेबी को लगने लगा कि काफी डिस्ट्रीब्यूटर ने मिस सेलिंग की है। एमएफडी ने, स्पेशली एमएफडी के लिए लिखा गया है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू दैट फंड कैन बी मिससोल्ड बाय द डिस्ट्रीब्यूटर। देन most of the distributor is breach of code of conduct by any MFD, the owner on detection। मतलब उन्होंने ये ऐसा आइडेंटिफाई कर लिया। और दूसरा, यहां पर भी उन्होंने ये चीज लिखा है कि कोई स्टैंडर्डाइज ही नहीं है अभी तक। तो एग्जीक्यूशन ओनली का जो प्रोसेस है, कोई बता ही नहीं रहा है, कोई कर ही नहीं रहा है अभी तक, वो स्टैंडर्डाइज नहीं है। क्यों नहीं? डिस्ट्रीब्यूटर एग्जीक्यूशन ओनली, यानी जो अनसुटेबल प्रोडक्ट है, अनसुटेबल लेटर है, वो लेने लगे। और इन्वेस्टर कंफर्म डेट, ही हैज अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट द स्मॉल कैप फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर, and only after understanding the investor has made investment, it is made clear the investment carried certain risk and certain subject to market volatility। अगर इन्वेस्टर को ये राइटिंग में ले लिया है, ये बिल्कुल सेबी का लिखा हुआ है, ये लेटर राइटिंग में ले लिया है, और ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट आप आरटीए की तरफ से भी हो जाना चाहिए, ये भी लिखा है इन्होंने, ये बकायदा ये लेटर। तो आपकी तरफ से कि भैया क्लाइंट को पता है कि वो स्मॉल कैप ले रहा है, क्लाइंट को वो डिक्लेरेशन ले लेना है कि भाई वो उस रिस्क कैटेगरी के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी वो ले रहा है। वो उसी को पता है कि रिस्क कितनी है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, उसको सारी चीज डिक्लेरेशन में ले लो। डिक्लेरेशन में लेने के बाद ही आप यहाँ पर आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हाँ बॉस, ये जो है आपकी रिक्वायरमेंट। अब आते हैं मिसमैच क्लाइंट को कैसे हैंडल करें। वो ये उनको वापस से चेक करें, एक्सप्लेन करें, राइट करें और एग्जीक्यूशन करें। अभी तक अगर आपने किसी क्लाइंट को मिसमैच प्रोडक्ट बेच दिया है, तो क्या करना होगा, उन्हें एक लेटर भेजें कि हमने अपनी रिव्यू के अनुसार, रिव्यू के अकॉर्डिंग हमने ये ऑब्जर्व किया है, हमने ये पाया है
कि आपका पोर्टफोलियो आपकी रिस्क कैटेगरी के लिए फिट नहीं बैठ रहा है। अगर फिट नहीं बैठ रहा है तो बॉस, आप या तो कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो में शिफ्ट हो जाएं, या फिर आप इसको हमें परमिशन दें कि इस पोर्टफोलियो को एज इट इज रखें। तो देखिए, क्लाइंट को आपने दो चीजें पूछनी है। अगर आपने ऑलरेडी बेच दिया है तो पहले आप उसको लेटर लिखिए कि आपके रिस्क प्रोफाइलिंग के अनुसार, अकॉर्डिंग टू योर रिस्क प्रोफाइलिंग, your portfolio is highly aggressive, and you are in the moderate. Okay, then you can downgrade your portfolio. You can downgrade your portfolio. Then otherwise, अगर आप डाउनग्रेड नहीं करना चाहे, if you don't want to downgrade the portfolio, you can continue your portfolio as is। जैसा आप चाहें वैसा उसको रखिए, आप हमें परमिशन दे दें तो उसको राइट करें, उससे एग्जीक्यूशन करा लें ये चीज का। तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखें, आपका जो रिस्क प्रोफाइलिंग है वो प्रॉपरली 7 प्रोसेस पूरा हो, और रिस्क असेसमेंट 7 प्रोसेस में हो, और अनसुटेबिलिटी नोट पर आपको पूरा ध्यान रखें। और ये आप ध्यान रखें कि ये पूरा जो है सेबी प्रोसेस के अकॉर्डिंगली अलाइंड है। और सेबी में इसका रिक्वायरमेंट जो है वो अब काफी स्ट्रिक्ट करने वाले हैं। आपके प्रोसेस के अनुसार वो सेबी जो है एमफी को लेटर लिखेगा, एमफी एएमसी को लेटर लिखेगा, एएमसी आपको लेटर लिखेंगे। देन आपके पास में वो डेफिनेटली एक लेटर आ जाएगा कभी ना कभी कि आपके क्लाइंट को ये फंड बेचे गए हैं, इनका आप रिस्क प्रोफाइलिंग बताइए, या फिर इनका कोई अनसुटेबिलिटी नोट बताइए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप रीजन बताइए कि आपने क्यों बेचा। अगर फिर भी नहीं है तो पेनलाइज होने के लिए तैयार हो जाइए। ये डर की बात नहीं है, बट एक प्रोसेस फॉलो करना है, तो डेफिनेटली ये सब काम करने होंगे। ओवर टू यू गौतम सर, गौतम दा। Ve- थैंक यू ध्रुव सर, हाँ, ये बहुत ही अच्छा सेशन था। एंड हाँ, रिस्क प्रोफाइलिंग तो हम लोग सभी करते हैं, बट ये इतना स्ट्रक्चर वे में ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। एंड जैसे कि बिजनेस अभी मार्केट में प्रोडक्ट भी धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स हो रहा है काफ़ी सारा, तो इन्वेस्टर का नीड्स एंड वो असेसमेंट करके फिर सारा ही इन्वेस्टर के बेनिफिट के लिए ही हो रहा है। एंड अगर हम ये प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो हमारा भी बिजनेस सेफली हम आगे बढ़ पाएंगे। बिकॉज बिजनेस करते करते सडनली अगर कुछ रेगुलेटरी फॉल्ट हो जाता है एंड सडनली बिजनेस में कुछ भी रुकावट आता है, तो इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन टू हैंडल। बिकॉज इतना सारा काम संभाल के देन उसके बाद इतना कॉम्प्लायंस इश्यूज, तो ये आपका ये सॉफ्टवेयर एंड ये काफ़ी हेल्पफुल टू। बिकॉज हम लोग क्लाइंट से तो मिल लेते हैं, बट उनसे क्या बात हुआ क्या नहीं हुआ आगे जाके वो मुकर जाते हैं। हम लोगों ने सभी ये एक्सपीरियंस किया है कि जब प्रॉफिट आता है तो ठीक है, अगर मार्केट में टर्बुलेंस है, मार्केट में वो है, तो अगर थोड़ा सा भी नुकसान होता है तो सारा ही दोष डिस्ट्रीब्यूटर का ही होता है, एडवाइजर का ही होता है। तो ये काफ़ी सारा मतलब सिस्टम जो आपने जनरेट किया इज वेरी गुड। अब मैं सबको ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज चित्रूप सर से पूछिए ये एनीथिंग। सुजन, हाँ, क्वेश्चन पहले पूछने से पहले हम दो चार बात बोल लेते तो सबको पता चलेगा। जे आज हम लोग ये सेशन क्यों किया, क्यों एग्जैक्ट, किया? ये जो हमारा जो एमएफडी फ्रेंड्स लोग है अक्रॉस द कंट्री, दे आर नॉट अवेयर अबाउट दिस रिस्क मैनेजमेंट। उनका जानकारी नहीं है उनका क्या रिस्क में है, कितना खतरा में वो काम कर रहा है, वो उसका पता ही नहीं है। बिल्कुल। अभी मैंने जब सेबी एमपी कमेटी में आया तो उसके बाद जब सेबी मीटिंग में गया, लास्ट 2-3 मीटिंग अटेंड किया। अगला मीटिंग है 12 मई को, उसमें फाइनल रिपोर्ट निकलेंगे तो सबको पता चलेंगे अगला दिन कितना टाइट होने जा रहा है हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस के लिए, सबके लिए। ये इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए ये सब कुछ हो रहा है। तो ये जो लोग कोई ओनली काम पे एयूएम बढ़ाने चक्कर में जो कुछ कर लेते हैं, उसके लिए ये बहुत खतरनाक चीज है। एनी टाइम एनी डिस्ट्रीब्यूटर को ईयर एंड सस्पेंड होने वाला है। वो गाइडलाइन नहीं मानेंगे तो वो जितना बड़ा हस्ती हो, उसका 2,000 5,000 10,000 करोड़ जितना ही हो, कोई मतलब नहीं है। वो
रेगुलेटर का पास। उनका वो जैसे सर ने, चित्रदीप सर ने जैसे बताया, उनका जब लेटर आ जाएगा एमपी से, आप क्यों इसका ये प्रोडक्ट सेल किया है, उसका आप जब तक क्लैरिटी नहीं दे पाएंगे, आपका ईआरएन सस्पेंड में चला जाएगा। तो इसलिए जितना यहीं पे जितना हमारा डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंड आज ज्वाइन किया है, सब अभी तो देखिए ओनली 75-76% है हमारा मेंबर। मोर देन 500 एक्टिव मेंबर है, मोर देन 1000 इनएक्टिव मेंबर है, एंड अक्रॉस द ईस्ट मोर देन 12,000 डिस्ट्रीब्यूटर है। बट अनफॉर्चुनेटली दे डोंट नो व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। तो ये आज जितना यहीं पे डिस्ट्रीब्यूटर इकट्ठा हुआ, सब उनका जो दोस्त है, दो चार, सबको बोलो भाई, भाई आपका बिजनेस इसमें करना चाहता है तो इसका कॉम्प्लायंस आप मान के चलो, नहीं तो आपका इतना दिन का जो मेहनत है वो पूरा पानी में चला जाएगा। चिट्टू जी, सर आप थोड़ा बताइए, मैंने जो बात बोल दिया, आप इसका बारे में आप थोड़ा बोल दीजिए। या गौतम सर, यू आर वेरी राइट। जब ऐसे लेटर आए थे तो मोर देन 5,000 डिस्ट्रीब्यूटर इन द 2025 लेटर इशू हुए थे बाय द एएमसी। आपको एक डेटा जो जानकर हैरानी होगी, और उसमें से लगभग लगभग 20 डिस्ट्रीब्यूटरों का सस्पेंशन भी आया था या किसी का ब्रोकरेज होल्ड हुआ था। लगभग 20-22 डिस्ट्रीब्यूटर का 5,000 डिस्ट्रीब्यूटरों के पास में लेटर आए थे, जस्ट बिकॉज उनके क्लाइंट को है ना स्मॉल कैप दे दिया, उसकी कैपेसिटी नहीं थी या उसकी टॉलरेंस नहीं थी, यानी उसकी एज ज्यादा थी। अगर अगर वो लेटर आप पढ़ेंगे, सेबी वाला लेटर, दैट इज द सेबी लेटर, उसमें क्लियर कट लिखा है, क्लियर कट लिखा है ये कि माइनर्स को रिटायरमेंट फंड भेज दिए, रिटायरमेंट फंड नॉन इंडिविजुअल यानी एचयूएफ को रिटायरमेंट फंड दे दिया, स्मॉल कैप फंड दे दिए। अरे अभी सर एक और नई चीज है, ईएलएसएस। जबरदस्ती ईएलएसएस बेचा जा रहा है क्लाइंट को, ईएलएसएस। वो ईएलएसएस किसी को रिक्वायरमेंट ही नहीं है, नए रिजीम में बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है। दैट इज अनसुटेबल प्रोडक्ट टू एवरीवन, एवरीवन। आप किसी नॉन इंडिविजुअल को कुछ ऐसा लॉक इन प्रोडक्ट दे दोगे, तो ऐसे लॉक इन प्रोडक्ट, या जहां कमीशन ज्यादा मिल रहा है वहां चले गए आप, या सारा का सारा पैसा उठा के एक ही फंड में डाल दिया। तो ये सारा आपके पास में नोटिस आने के चांसेस बढ़ाने का रहता ही है, चांसेस हैं। गौतम दा, आप तो ऑलरेडी सेबी कमेटी मीटिंग में ही भी हो, तो आपको पता भी है अंदर क्या प्रोसेस चल रहा है। मैं खुद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पार्ट रह चुका हूँ इन द माई पास्ट करियर। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ऐसी कई सारी एक्टिविटियां जो हमने सरप्राइज ब्रोकर्स के लिए, सरप्राइज इन्वेस्टिगेशन, कभी उनके लिए इंस्पेक्शन, सरप्राइज यानी एकदम से इंस्पेक्शन प्लान कर लिया, उनको सस्पेंशन कर दिया, उनके ऊपर पेनल्टी लगा दी, हमने ऐसे काफी सारे काम किए। अब डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि देखिए अगेन वही शहर बड़ा हो गया है, इस शहर में 85 लाख करोड़ हो चुका है, ये 100 लाख करोड़ पहुंचने वाला है। तो बॉस यहाँ पर रेगुलेशन और टाइट होगा ही होगा। रेगुलेशन टाइट होगा तो हमें उस प्रोसेस में फॉलो होना होगा, और इसका ध्यान रखें। इसके साथ और और एक पॉसिबिलिटी है, है। हाँ ये इसके साथ और एक है, आप सोशल मीडिया हैंडलिंग, व्हाट टू डू, यस, व्हाट नॉट टू डू, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूटर। कोई ख्याल से कुछ लिख देंगे ना, वही रिकॉर्ड रहेगा, उसका चलो एक अगेंस्ट में एक आ सर, जाएगा। आपने अगर आप बोला है तो डेफिनेटली मैं सोशल मीडिया के ऊपर एक निकाल देता हूँ यहाँ पर, जो ऑलरेडी मेरा एक कोर्स भी, मेरे वेबसाइट पर कोर्स भी लगा है कि Gautam सोशल sir, मीडिया I के। have one thing हाँ, to say. यस यस। तो गौतम दा, Sir, यहाँ पर मेरा कोर्स ऑलरेडी हाँ, अरुण मैदा, प्लीज प्लीज, आवर प्रेसिडेंट, प्लीज अरुण मैदा, प्लीज। Mr. Chidrup join. Thank you very much for creating this awareness amongst our MFD members. But true thing is that since last 1 year, सिर्फ डर की बात ही सुन रहा है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कैंसलेशन हो जाएगा, दिस हो जाएगा, दैट हो जाएगा। तो हमारा भगवत गीता का एक श्लोक हमको याद आ रहा है, मनमना भगवत भक्तो मद जाजी मंग नमस्कुरु। तो आपका नाम है चिद, तो आप भगवान श्री कृष्ण का माफिक होके हम लोग को एक मॉड्यूल सजेस्ट कीजिए, सो दैट वी कैन अरेंज वन सेशन ऑफलाइन और ऑनलाइन,
for our operations people. That is very much urgent. Sometimes we are not in the office, we go outside, investors come, make investment through their suggestions. हम चाहता है हम लोग का जो इंडोर ऑपरेशन जो कर रहा है हम लोग का लिए, उसका लिए एक तो सेशन अरेंज करना, और एक तो मॉडल जो आप बोला ना, वो जो रिस्क असेसमेंट रिस्क प्रोफाइलिंग का लिए आपको 10-12 क्वेश्चन सजेस्ट करना है, वो एक तो मॉडल दिखाना है. दैट शुड बी ए पेड सेशन सर. We want to do it so that we can teach our operations people so that they can do it accordingly. अगर आप 5,000 रुपया का कोई SIP वाला बाद में कंप्लेन कर देगा हमको कि स्मॉल कैप बेचा और वो बेचा मेरा ऑपरेशंस का पीपल, तो हम तो अननेसेसरी लायबल हो जाएगा. So the thing is that in conclusion, I think all of the distributors will agree. Let us arrange one session, sir. It will be a paid session. वो 1-2 घंटा के लिए आप एक मॉड्यूल सजेस्ट कीजिए. हम तो मॉड्यूल बेसिस सब एग्जाम पास करता है, तो आप सजेस्ट हाँ, we will follow that only. देखिए इतना डर लेके काम करना तो मुश्किल हो जाता है सर. तो आप हम लोग को आनंद दीजिए. आप चीत है ना, सच्चिदानंद हो, आप आनंद दीजिए मेरे को, दुख मत दीजिए. आप तो क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन तो मेरे को दुख आ गया. तो आप हम लोग को आनंद दीजिए. लेट अस अरेंज वन मॉड्यूलर सेशन. आप बोल दीजिए ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो, so that we can do it along with our operations people. It will be a very good session, sir. This is my suggestion. Gautam, let us arrange it. अरे 10 people करेगा तो Arumai. 10 people के लिए करो. Thank you, Aramida. I will definitely planning to provide you the session. तो बहुत स्मॉल कंट्रीब्यूशन में होगा, और मैं डेफिनेटली इसके लिए पूरा प्लान आउट कर रहा हूँ, और विद इन दिस मंथ ही मैं इसको डेफिनेटली. अगर 10 आदमी कर चाहता है तो 10 आदमी करेगा. ऑफलाइन करने से बहुत अच्छा होगा. दैट गौतम दा कैन अरेंज. वी आर रेडी टू पे. दिस विल बी ए पेड सेशन. आज सुन रहा है, काल भूल जाएगा. घर का काम कर रहा है, सब कान से चला जाएगा. एक आदमी मेरे को फोन किया 10 लाख रुपया डिपॉजिट करेगा, हड़बड़ फॉर्म साइन करा के कर दिया. लेकिन अगर कुछ हो जाएगा तो क्या होगा? तो इसी के लिए तो कम से कम वी शुड फ्रॉम नाउ वी शुड बी केयरफुल. सो लेट अस अरेंज दैट सर. आई एम रिक्वेस्टिंग गौतम दैट टू लुक इनटू इट. Thank you sir. Definitely I will take care. So yeah, Sujan, your views also. Our president already told you. Now our secretary Sujan, please, and another committee member like Raju Kole, Subroto. हाँ, जो है इसमें उन लोगों को सबका कुछ रिक्वेस्ट करता हूँ बोलने के लिए. कुछ हाँ, भी क्वेरी हो या फिर कुछ भी तब कैसा लगा ये सेशन. तब हम लोग ये फिजिकल सेशन कलकत्ता में करेंगे इस महीने का 3rd वीक. और चित्रजीत आप कितना कौन से वो हो सकता है? मैं आपको 1-2 दिन में मतलब आज इवनिंग तक या कल तक मैं आपको पूरा डेट बता रहा हूँ. ठीक है, हम लोग 50 आदमी को प्रोग्राम करेंगे फिजिकल वर्कशॉप. 50 एकदम, ये इससे ज्यादा नहीं. ओनली 50 पीपल. सर एकदम मॉड्यूल बेस्ड कीजिए. आज जो ज्ञान दे दिया उसका बाद क्या करना चाहिए, एकदम मॉड्यूल बेस्ड. एक करो ये गीता बाइबल का तरफ रहेगा, जिस देख के सब बिजनेस निश्चिंत में वो बिजनेस कर पाएंगे. नहीं तो वही करना चाहिए सबको. तो हम 50 आदमी को पहले करेंगे. आदमी लोग चाहेगा तो दूसरा बैच करेंगे जब चाहेंगे. डेफिनेटली गौतम दा, कलकत्ता से मेरा एक पर्सनली जुड़ाव रहा है, क्योंकि मेरा फर्स्ट जर्नी कलकत्ता में रहा है. और मेरा फर्स्ट जॉब जो है आशिका स्टॉक ब्रोकिंग में हुआ करता था. जब मैं करियर स्टार्ट हुआ इन द करियर स्टार्टिंग डेज इन द 2002, 3, 4, जब वहीं पे था. तो एक मेरा पर्सनल जुड़ाव भी है. डेफिनेटली आई वुड लाइक टू लव अगेन टू कम इन कलकत्ता एंड डू द सेशन फॉर यू पीपल आल्सो. ভেরি গুড থ্যাংক ইউ স্যার. আমি বাকিদের বলছি যদি কিছু বলার থাকে প্লিজ বলুন. সুব্রত, রাজু বলে আছে, আরো যদি অন্য কেউ থাকে, সঞ্জীব দা. সুব্রত কেউ বলার বলুন. Hello. Yes. Yes, sir. Very fantastic session today, and
हम लोग अगर काम करने चाहता तो लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो हम लोग ये सेबी का और एमपी का गाइडलाइन मान के ही चलने पड़ेगा। ये इसका छोड़ के आप जैसे बताया सिटी बड़ा हो रहा है, नया नया तरीका, नया नया रूल्स आ रहा है, तो ये हमको ये मान के चलने पड़ेगा। और आपको ये टाइम टू टाइम हम लोग को गाइड लेने के लिए हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन तो हमारा, हम चाहते हैं जैसे हमारा प्रेसिडेंट जी उरुमेश्वर जी जैसे बोले, हमारा ये हर 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 वक्त हर टाइम कंटिन्यूअस एजुकेशन होना चाहिए। ये इसके लिए आई एम एग्री, फुली एग्री। तो आज का सेशन बहुत अच्छा हुआ। तो जो लोग, हमें लगता है जो लोग सुना तो सबको काम में आ जाएगा। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। এ রাজু কোলেকে আনমিউট নিজেই করতে পারছে না। রাজু কোলে, ইউ দেখছি ক্যান আনমিউট ইয়োরসেলফ। রাজু কোলের তো এখানে মানে ও তো ইয়ে co-host দেখাচ্ছে আছে। না। হ্যাঁ না, কিন্তু ওর মাইক বা ভিডিও কিছুই এখানে অপশন আসছে না, দেখাচ্ছে না। ওকে আনমিউট বা ওর মানে আরেকবার রিলগ ইন করবে রাজু, কেন তোমার এখানে এই আমি তো ল্যাপটপ থেকে দেখছি এখানে মাইক আর ভিডিওর মাইক নেই। অপশনটা আসছে না। হুম। আমাদের টেকনোলজিও রাজু কোলে ক্লাউড মোডে চলে গেছে, ওর ওর মাইক দেখাচ্ছে না। আর এনিওয়ান এক্সেপ্ট রাজু কোলে, অপূর্ব সেন, হ্যাঁ রাজু, তুমি বলো এবার, তোমার তো মাইক অন দেখাচ্ছে। রাজু স্যার, ইউর মাইক, সঞ্জীব দা কোথায় গেল? সঞ্জীব, সঞ্জীব দা আছে? সঞ্জীব দা প্লিজ টেল অ্যাবাউট। সঞ্জয় বর্মা জিও আছেন। আরে সুব্রত কথা তো বলতে পারো, ও বলছে যে চ্যাট আনমিউট করে নে। আর কেউ লিখছে, কেউ লিখতে পারছে না, এটা বুঝতে পারি না। হ্যাঁ, আনমিউট হচ্ছে না। আচ্ছা, আমি আপনাকে ইয়ে কোহোস্ট বানিয়ে দিচ্ছি, দেখি দেখি। সুব্রতকেও তো আমি কোহোস্ট বানিয়ে দিলাম। হ্যাঁ, কোহোস্ট করে দিয়েছি। অপূর্বদা প্লিজ, সুব্রতকেও কোহোস্ট বানিয়ে দিয়েছি। খুব সুন্দর। হ্যালো হ্যালো, आप तो यस, बांग्लाई बोली ना हिंदी से बोलो। हिंदी हिंदी। হিন্দি। जो प्रोग्राम हुआ है हमारा हिंदी, हमारा तरफ ही है। जो प्रोग्राम हुआ है बहुत अच्छा हुआ। तो सुरमयदा जो बोल लो जेटा जो बोला है ऐसा तरह कोई हमारा फॉर्मेट करके कोई ट्रेनिंग होना चाहिए। जैसे हमको क्लाइंट से सिग्नेचर करके, जो बुरा क्लाइंट है उससे सिग्नेचर करके हमको ऐसा, तो इसका जरूरत है। সুব্রতকে কোহোস্ট বানিয়ে দিয়েছি। সুব্রত, Hello, one thing I want to say, I want Yes. to make clear to all the industry distributors, if this type of session can be arranged, we are only arranging it for our own benefit. Though it is chargeable, please do not think that we, ICA MFD Association, has any fiduciary interest in it. We have no Subro- fiduciary interest, only for benefit Yes. of others. For us, please do not think otherwise.
बिकॉज लेटर ऐसा होता है बार बार ट्रेनिंग, इट इज अ पेड ट्रेनिंग, तो इसमें आई का एमएफडी का क्या है, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस should not arise, friends. Please take it in our mind and we decide, and after deciding this, then please join in this paid session. This is my urgent and earnest request. एब्सोल्युटली अरुण महोदय, आपने एकदम सही बात बोला कि एक्चुअली जो लोग ये क्वेश्चन कर भी लेते हैं, जो मन में भी आता है, इनको ये सोचना पड़ेगा कि हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन और दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहीं पे भी इंडिया में हो, दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस यही है कि फाइनेंशियल मार्केट इतना डायनामिक मार्केट है, एवरी डे एवरी आवर यहाँ पे काफी सारा चेंजेस एंड वो होता है, तो हम लोगों को एडुकेशन, हम लोग को अपडेट रहना पड़ेगा। लाइक जैसे हम लोग बोलते हैं कि खुद को कि हम लोग फाइनेंशियल डॉक्टर्स हैं, अगर डॉक्टर में मेडिकल साइंस में भी है, आईटी में भी है, एवरी डे एवरी आवर कुछ ना कुछ चेंजेस होता रहता है, कुछ ना कुछ इनोवेशन होता रहता है, तो ये अपडेट उनको भी रहना पड़ता है। तो कोई भी दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी है, मैं एक दो डॉक्टर का ऑर्गेनाइजेशन देखा, एडवोकेट्स का, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का देखा, तो उन लोगों का ना वो ऑर्गेनाइजेशन का काम ही वही है कि अपने मेंबर्स को अपडेट करें, एडुकेट करें, एंड जो नया चीज चेंजेस आए उसके बारे में अवेयरनेस फैलाए, तो ताकि वो अपने प्रैक्टिस अच्छे से कर पाए। तो यही हमारा आइका का भी मोटो यही है, एंड वी प्राउड के गौतम दा, जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर हम एक एग्जाम्पल की तरह समझे कि मेरा बच्चा जो स्कूल में पढ़ता है, एंड उसकी किसी कोई बच्चा अगर किसी स्कूल में पढ़ रहा है क्लास 9 में 10th में, तो उसका फादर वो स्कूल का अगर टीचर है और वो अगर क्वेश्चन पेपर सेट में अपने मीटिंग में बैठा है, तो बच्चे को आगे गाइड कर सकता है कि बेटा तू ये ऐसे ऐसे करके जा, अदरवाइज तू एग्जाम में अच्छा करेगा। तो हमारा गुड लक है कि गौतम दा सेबी एमपी कमेटी में है, तो वो हम लोगों को पहले से ही अवेयर करते हैं कि ये डिस्कशन हो रहा है, या मतलब उतना नहीं है, कुछ उनका भी ऑब्लिगेशन है, कुछ खुल के नहीं बोल पाते हैं, बट वो एक गाइडेंस देते हैं कि कैसे हम अपना सिक्योर्डली अपना बिजनेस को आगे बढ़ा पाए, एंड ये ट्रेनिंग्स सभी उसी के बारे में ही है। तो ये ना सोचे कि आइका ने ट्रेनिंग अरेंज किया है, आइका का क्या फायदा, ये सोचे कि आइका का ने ये ट्रेनिंग अरेंज किया है, इसमें से मेरा क्या फायदा होगा, मैं अपना बिजनेस में क्या फायदा करूंगा, ये अगर शिफ्ट करके सोचे तो उनका अच्छा है। देबुदा, চাকদা, দেবুদা, প্লিজ। হ্যাঁ বলেন। হ্যাঁ হ্যালো। হ্যাঁ, আপনি বলুন কি করা উচিত। শুনুন, আমার মনে হয় যে অর্গানাইজেশনের স্বার্থে কলকাতাতে যেরকম একটা ট্রেনিং এর বন্দোবস্ত করছেন, আমাদের এই সমস্ত এলাকাতেও একটা ট্রেনিং এর বন্দোবস্ত করা যেতে পারে। তার জন্য আমার অফিসের দোতলাটা একদম সম্পূর্ণ ফ্রি আছে, 50 থেকে 100 জনের বসার ব্যবস্থা আছে। এই জায়গাটার অন্তত পক্ষে দরকার, কারণ এখানকার ইয়াং জেনারেশন যেভাবে তৈরি হচ্ছে, তাতে কিন্তু যে কোনো সময় কমপ্লেন্সের মধ্যে পড়ে যাবে তাদের অ্যাডভাইজাররা। সেই জন্য অর্গানাইজেশনের স্বার্থে নদিয়া জেলাতে অর্গানাইজেশনটাকে বাড়ানোর জন্য এবং দেবুদা 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 হ্যাঁ, আমি প্রথমে অবজেকশন করছি, অর্গানাইজেশনের স্বার্থ নেই। না এবার না আপনি বলুন। না, অর্গানাইজেশন, আপনি ডিস্ট্রিবিউটরের স্বার্থে। এটা তো শুধু অর্গানাইজেশনের স্বার্থ না নয়। না না না, আমি অর্গানাইজেশনের স্বার্থের জন্য কিছু করব না, অনেক ঠিক আছে, করেছি, এখন অনলি ফর ডিস্ট্রিবিউটর। ডিস্ট্রিবিউটরের স্বার্থের জন্যই হোক, হ্যাঁ, তাতে কিন্তু এই সমস্ত এলাকাতেও আর একটা সেম পরিমাণ ট্রেনিং সেশনের ভীষণ প্রয়োজন আছে। তো কারণ হু টেক দ্য রেসপন্সিবিলিটি। না, আপনি এই জায়গাটায় আপনাকে আমি বলি, এই জায়গাটায় আমি একটা দায়িত্ব নিতে পারি, আমি সমস্ত এমএফডি কে বলতে পারি না, অ্যারেঞ্জ করা পুরো কমপ্লিট, আমি ট্রেনারকে নিয়ে যেতে পারি, বাট এভরিথিং ইউ ক্যান। আপনি যদি সবকিছু অ্যারেঞ্জ করেন, ট্রেনারকে নিয়ে যেতে পারবো, আদারওয়াইজ না। আচ্ছা, আমি তাহলে এখানকার ডিস্ট্রিবিউটরদের, রানাঘাটের ডিস্ট্রিবিউটরদের আমি বলতে পারি, বলে যদি দেখা যায় যে হ্যাঁ তারা আসবে, বলে হ্যাঁ, একটা কনফার্ম এখানে পেড ভার্সন আছে, তো এখানে 40 জন 50 জনের একটা ব্যাচ হবে, প্রত্যেকের কন্ট্রিবিউশন দিতে হবে, সে আসুক না আসুক, এগুলো মাথায় রেখে করতে হবে। আচ্ছা, ওরকম নয় আমি নেমন্তন্ন করলাম, ও পুজোতে গেলাম, প্রসাদ পেলাম কি পেলাম না, ওরম ব্যাপার নেই, কিন্তু সবকিছু কনফার্মেশন চাই। আপনি একটা ন্যূনতম সংখ্যা ডিস্ট্রিবিউটরকে
আগে জোগাড় করে নিন দেবুদা, ধরুন হ্যাঁ 30 জন 40 জন, যে এরা আসবে, এরা কমিটেড, এবং এরা পয়সা দিয়ে, বিনা পয়সায় এবং নয় কিন্তু। সেশন করবে। যদি করে বলবেন, আমরা কলকাতার সেশনটা শেষ করে দেখি কিরম সাড়া পাই, তারপরে হ্যাঁ আমরা না না, নিশ্চয়ই আমি করবো। মানে কলকাতার পরের দিনকেই করে দেবো, অসুবিধে নেই। হুম, কারণ ও হুম। তো ইয়ে থেকে আসবে, রাজস্থান থেকে আসবে। তো রাজস্থান থেকে কলকাতা, হ্যাঁ, কলকাতার পরের দিনকে আমরা সেকেন্ড ডেতে করে দিতে পারি প্রোগ্রাম, কিন্তু সেটা তাহলে কনফার্ম করতে হবে। আমাকে একটুখানি সময় দেন, আমি সবার সঙ্গে কথা বলি, যে কজন হ্যাঁ, আমার লোকজন আছে তাদের সঙ্গে কথা বলি, এক্স্যাক্টলি। কথা বলে মানে কি সময় পরিমাণ চার্জ লাগবে, কি লাগবে না লাগবে। চার্জ হ্যাঁ। আমরা বলে দেবো, চিদ্রুপ জৈন বলে দেবে। হ্যাঁ, তো সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যে যদি আপনারা 10-15 জন হয়, তখন তাদেরকে কলকাতাতেই নিয়ে চলে আসবেন। 10-15 জন হলে বুঝতে পারছেন? কলকাতাতে, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তো কিন্তু কারণ যদি কস্টিং এ আসবে না, কস্টিং এ আসবে না, এটা বাস্তব কথা। হ্যাঁ, ঠিক তো আছে, আমি গৌতম দা পসিবল ডেটটা বলুন না, পসিবল মানে মোটামুটি 22-23, 22nd, 23rd, 24th, like this month. মে মে। আচ্ছা, ওকে এবার যেটা দাদা, হুম। বিষয়টা হচ্ছে এখানে কিন্তু এই যে গল্পটা চলে আসছে, হুম, মানে বাবা আসলো ইনভেস্টমেন্ট করতে, ইনভেস্টমেন্ট করে বাবা বললো যে আমি এখন রেখে দিতে যাচ্ছি আমার ছেলের জন্য। হুম। এবার কোন জায়গায় টাকা রাখছে, কি বৃত্তান্ত, বাবাই শুধু জানলো। ওই যেই আপনার বাবার কিছু হলো, ব্যাস ছেলে এসে বললো আপনি এটা কেন ব্যাস, কর। ব্যাস, ওই জন্য যে প্রত্যেকটাতে যেমন ডাক্তাররা অপারেশনের আগে সই করে নেয় না বন্ড পেপারে, হ্যাঁ, লাইক না দিস, আমি বহুদিন আগে বলেছি আপনাকে, খেয়াল করে দেখুন। আমাদের কিন্তু সেই প্রসেস আছেই, না, আমাদের আপনি একদম প্রসেস, পুরো ট্যাগ করা। না আপনি অফিসিয়াল প্রসেস তো এই চিত্রদীপ স্যারের কাছে আছে। অ্যাকচুয়াল সেবি এমপি যে ফরম্যাট আছে, ওই ফরম্যাটে আপনাকে নিতে হবে, আচ্ছা, আমরা আদারওয়াইজ হবে না। আমরা কাস্টমারদেরকে লিখিতই নিয়ে নিই একেবারে, আমাদের সেসব ফাইল গত 1.5 বছর 2 বছর ধরে আমরা মেনটেন করছি, কিন্তু সেবির যে পদ্ধতি সেটা আমার জানা নেই, আমরা আমাদের মতন করে তৈরি করেছিলাম, এবার সেটা সেই অনুযায়ী তৈরি করবো না, ফরম্যাটটা। একদম। আর আরো গাইডলাইন আরো আসছে। 12 তারিখে আমার মিটিং আছে সেবিতে। 12 হ্যাঁ তারিখে শুনলাম। মিটিং এর পরে আরো কনফার্মেশন পেয়ে যাব, আরো কি কি রেস্ট্রিকশন আর আছে। যদি কেউ না যেতে চায় না যাবে, তাতে কোনো ব্যাপার না, আপনি তো দেখছেন যে আমি তো আছি, না আমি আছি। না, শুনুন, এখানে কে আসবে তার নিজের ব্যাপার, হ্যাঁ ব্যাস, সে আমি তার নিজেকে টিকে থাকবে কিনা। আমার কন্ট্রিবিউশনটা থাকবেই। এখানে প্রায়োরিটি নেই। এই যে আমি দেখলাম সুব্রত লিখছে, ও অন্য আরেকটা ট্রেনিং এ আছে, সেই জন্য বলতে পারছে না। আরে ভাই, একসঙ্গে দুটো জিনিস হয় না রে ভাই, দুই নৌকোই পা দিয়ে হয় না। এটা হবে না। তোমার ব্যবসাটাই যদি টিকা না থাকে, তুমি কি ট্রেনিং নেবে? তাহলে আর আমার সমাজে মূল্যটাই থাকবে না, কারণ আরে রোজগার মূল্য করতে ছেড়ে পারবো দিন, না। ব্যাস, আরে রোজগার জিরো হয়ে গেলে কি করবেন? তাহলে এইটাই তো বোঝে না। সবাই মিলে তো ফলিডেল খেয়ে মরতে হবে। হ্যাঁ, এইটাই ঠিক আছে, আমি সেই কথা বলি এজেন্টদের সঙ্গে, যদি তারা রাজি থাকে তাহলে যাবো, না হলে পরে যাবো না, ব্যাস। ঠিক আছে, আমারটা থাকবে, আমারটা থাকবে, ওকে ব্যাস। আর কেউ বলবে কিনা দেখুন, আর কেউ আমরা ক্লোজ করি। হ্যাঁ, সুজন close করুন। ক্লোজ করো, 11টা বেজে গেছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। थैंक यू एवरीवन। আমরা আবার हम लोग फिर से मिलेंगे next Saturday। नहीं, लास्ट वर्ड चित्रदीप सर से पूछ के उसके बाद हाँ। क्लोज करना, सर प्लीज। या प्लीज, बाकी सभी आप कंप्लाइंट रहिए, डरने की जरूरत नहीं है। एक इसका प्रोसेस है, बहुत इजीली फॉलो हो जाएगा, क्योंकि अब तक हमने प्रॉपरली फॉलो नहीं किया है, तो एक वो दिक्कत आती है। तो डेफिनेटली आई विल डू ए सेशन विद यू आल्सो, कंप्लीट टाइप जितने भी प्रोसेसेस हैं, जितनी रिक्वायरमेंट है, वो बताने के लिए। लास्ट वन अगेन एक बार फिर से बता रहा हूँ, दिस इज द रिस्क प्रोफाइलिंग डिक्लेरेशन, यू मस्ट साइन आफ्टर द रिस्क क्वेश्चन। डिक्लेरेशन जरूर साइन होना चाहिए क्वेश्चन होने के बाद में। ये डिक्लेरेशन में प्रॉपरली लिखा है कि उसने रिस्क प्रोफाइलिंग पढ़ लिया है, उसने म्यूचुअल फंड के बारे में उसे पता है, सिड साइन किम पता है, उसे आपके कमीशन स्ट्रक्चर का पता है, उसे आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो मान्य है, वो एग्री करता है, वो सारा चीज, ये सारा चीज वो मानता है, वो उसने अपना साइन कर दिया है फर्स्ट। सेकंड, अगर फिर भी नहीं मान रहा है वो, तो अनसुटेबिलिटी नोट है। अनसुटेबिलिटी नोट आप हमेशा अपने पास रखिए, जस्ट लाइक दिस अनसुटेबिलिटी नोट, कि आप अपने क्लाइंट
जो हमने आपको बता दिया था कि सिड साई की मेयर आपकी बेस्ड रिस्क प्रोफाइल, आप ये फंड चूज करना चाह रहे हैं जो कि आपकी रिस्क प्रोफाइल पर सूटेबल नहीं है, और हम बता देते हैं कि हम आपके लिए कमीशन बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटर हैं और कमीशन स्ट्रक्चर भी बता दिए गए हैं। ठीक है, अब ये आपका अपना डिसीजन है कि जो आप हमारे साथ कंटिन्यू कर रहे हैं और ये ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूशन ओनली पे जा रहे हैं, मेरी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है इस। ठीक है, ये एग्री कर रहे हैं, कस्टमर अगर इसमें एग्री कर जाता है तो हमें ऐसे अनसूटेबल प्रोडक्ट देने में कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना रिकॉर्ड प्रॉपर रखें, क्योंकि अगर कोई लेटर आता है इन केस, तो फिर क्लाइंट उस टाइम लेटर देगा या नहीं देगा ये पता नहीं है। तो बेटर वन कि मैं आज ये लेटर रिकॉर्ड अपना या ईमेल रिकॉर्ड प्रॉपरली फॉलो कर लूँ। এই পরের সপ্তাহে और मैं कुछ सॉफ्टवेयर कंपनी से भी बात कर रहा हूँ, जैसे कि फिनैप से मैंने बात करी, फिनैप ने एक बहुत अच्छा मॉडल बनाया है। आगे जाके भी और कुछ सॉफ्टवेयर कंपनी से बात कर रहा हूँ ताकि ये इम्प्लीमेंशन कर दे फटाफट। हाँ, क्योंकि डिजिटल ट्रांजेक्शन में तो और डिजिटल सिग्नेचर कस्टमर को तो डिजिटली करना पड़ेगा ये। या डिजिटल अगर करेंगे और डिजिटल ऑथेंटिकेशन होगा तो ज्यादा बेटर होगा, हम ज्यादा तक जल्दी पहुंच पाएंगे, और जल्दी हमारे जो मान लीजिए एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास में 200 से लेकर 1000 5000 डिस्ट्रीब्यूटर क्लाइंट तक होते हैं, तो इतना सबके पास में फिजिकल प्रोसेस के लिए जाना इतना आसान नहीं है, और रिकॉर्ड मेंटेन करना भी इतना आसान नहीं है। सो डेट इस पर काम किया जा रहा है। एक नेक्स्ट सेशन कभी गौतम दा आपके साथ में ये अपना सोशल मीडिया पे करेंगे, लेकिन करने से पहले एक चीज जान लीजिएगा, अपना सोशल मीडिया आप एमफी में जरूर एप्लीकेबल कर दीजिए। एमफी में जो भी सोशल मीडिया आप हैंडल लगाते हैं, ये जितने भी यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, एक्स, ट्विटर, टेलीग्राम, आपके कितने भी कंटेंट हो, चाहे वीडियो हो, फ्लायर हो, इन्फोग्राफिक हो, पीडीएफ क्राउजर हो, न्यूज़लेटर हो, कंटेंट पोस्ट हो, ब्लॉग, एक्शन प्लान, एवरीथिंग जितने भी हैं मेरे यहाँ वेबसाइट में भी अवेलेबल हैं। बहुत मिनिमल रेट रखी है, आप चाहें और इसको प्लानिंग करिए। बिल्कुल अपने टैगलाइन का ध्यान रखिए, अगर आप जो भी हैं अपनी टैगलाइन जरूर फॉलो करें। काफी सारी मेल्स भी आ चुकी हैं, काफी सारे सेबी के जो हैं सब लोग फॉलो करवा रहे हैं। एमसीज भी बहुत बार बार कह रही है कि आप अपनी जितने भी रजिस्ट्रेशन नंबर है यू मस्ट फॉलो, आपकी जो टैगलाइन है वो यू मस्ट फॉलो। जैसे एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, एपमी रजिस्टर्ड पीएमएस डिस्ट्रीब्यूटर, एपी ऑफ सो एंड सो ब्रोकर, एसआई एमफी रजिस्टर्ड एसआईएफ डिस्ट्रीब्यूटर, एवरीथिंग ये बिल्कुल एक फॉर्मेटेड फ्लो में हूँ। आपका वेब लिंक एक बना लीजिए, अभी वेब लिंक एक बिल्कुल नया है, वेब लिंक बना लीजिए। वेब लिंक का मतलब एक ऐसा आपका वर्ड का डॉक्यूमेंट होगा जहां पर सारी रजिस्ट्रेशन डिटेल होगी, सारी एमसीएस की डिटेल होगी, सारे डिस्क्लेमर्स होंगे, सारे रजिस्ट्रेशन नंबर होंगे। वो लिंक आप गूगल ड्राइव में अपलोड करिए, और गूगल ड्राइव का लिंक सब जगह सारी सोशल मीडिया पे अपडेट कर दीजिए, तो ये ज्यादा बेटर होगा। इस तरह का अगर आप देखेंगे कि ये सारी चीजें यानी अबाउट अस, रजिस्ट्रेशन, एम्पल एंड एमसी, एम्पल एंड एसआईएफ, एम्पल एंड पीएमएस, एम्पल एंड एआईएफ, स्टॉक ब्रोकर का एपी कोई हो, ग्रीवेंस कॉन्टेक्ट हो, डिस्क्लेमर हो, फूटर नोट हो, ये सारी वेबलिंक स्ट्रक्चर में आ जाती है। और वेबलिंक स्ट्रक्चर को इस तरह से डिजाइन कीजिए और ये लगाइए। बाकी जितने भी और फॉर्मेट्स हैं हर किसी के अपने अपने डिजाइंड है। ये पूरा एक कोर्स भी अवेलेबल है, तो इसको आप पूरा प्लान आउट कर सकते हैं लेने के लिए। तो गौतम दा, थैंक यू वेरी मच, आपने ये अपॉर्चुनिटी दी, और डेफिनेटली आई वुड लाइक टू कम अगेन विद योर सेशन, और इस तरह का अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से हम लोगों को समझाया आज। तो थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट सैटरडे फिर से मिलेंगे, सैटरडे मॉर्निंग, मतलब आई का ट्रेनिंग मॉर्निंग। सो और आईएमबी के आई का मींस बिजनेस एंड नॉलेज, आई का मीन्स बिजनेस एंड नॉलेज, एंड आई का सैटरडे मीन्स ट्रेनिंग एंड लर्निंग। सो नेक्स्ट सैटरडे ऐसे ही बहुत एक्साइटमेंट कोई सेशन के साथ हम मिलेंगे फिर से। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। थैंक यू। थैंक यू।